औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स को कंप्लीट किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। वो एमसीक्यूज जो पिछले साल पेपर्स में पूछे जा चुके हैं कॉन्सेप्ट्स में। आप तमाम लोगों ने अपने पास नोट कर लिया 1 से लेकर 20 तक नंबर को। मैं पूरा सवाल पढ़ूंगा, पूरा सवाल समझाऊंगा और एंड में आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। आपने कमेंट्स में अभी आंसर नहीं लिखने, मैं इस वक्त चैट ओनली होस्ट कर रहा हूं ताकि अगर कोई लिख भी देता है तो बाकी लोगों को आंसर पता ना लगे। पहला सवाल है, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज। वो पार्टिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाता है? सर, वो जाता है पॉजिटिव की तरफ। तो जब वो पॉजिटिव की तरफ जाता है तो अब आपको यहाँ पर सोचना होगा कि सर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं। मुझे इस वक्त निम्रा ने आंसर किया लेकिन अभी कमेंट में लिखना नहीं था बेटा आंसर। In SI unit, the atomic mass unit is represented by the symbol gram, kilogram, AMU या all of these। याद रहे, जब भी ऑप्शन all of these आता है तो आपको बहुत सोचने की जरूरत होती है कि सर कहीं ये सही जवाब तो नहीं है जिसमें all of these मौजूद है। तो SI यूनिट क्या होगा एटॉमिक मास का? तब जिन बच्चों ने बुक ठीक से रीड की हुई है, जिन बच्चों ने उन कॉन्सेप्ट को समझा था जब उनको पढ़ाया गया था, फेडरल से भी हमने तमाम बोर्ड से चैप्टर कर लिया है। आई डोंट नो क्या आंसर लगाते हैं आप लोग। तीसरे सवाल पे आता हूं। द प्रेशर हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ। अब यहाँ पर देखें, फिजिक्स की चीज इन्वॉल्व कर दी गई है और प्रेशर से रख के पूछा जा रहा है। तो डायमेंशन अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता या नए स्टूडेंट जिस वक्त हमारे पास क्लास में मौजूद हैं तो हमारे पास डायमेंशंस कितनी होती हैं? 3 डायमेंशंस होती हैं जिन्हें हम एम, एल और टी कहते हैं, यानी मास, लेंथ और टाइम। तो प्रेशर की डायमेंशन इनमें से किससे सिमिलर है ये आपको पता करना है। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एज। मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। तो जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं बेटा वो इस तरह के सवालों का जवाब ठीक दे देते हैं। अभी थोड़ी ही देर बाद में मैं आपको इन जवाबात को एक्सप्लेन भी कर दूंगा और एंड में आपके मार्क्स भी पूछूंगा आपसे। फिर सवाल है, द मॉडर्न एटॉमिक वेट। ये वाला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया। द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड अपॉन। तो सर द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल किस पर बेस करती है? कार्बन पर, ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन पर या कार्बन के आइसोटोप पर? C12 आपके पास कार्बन कहलाता है और C13 बेटा आपके पास कार्बन का आइसोटोप कहलाता है। अब एक साल बहुत आसान सवाल पूछा गया तो वो भी आपके सामने मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट इज। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.022 एक्सपोनेंट 25, एक्सपोनेंट 23, एक्सपोनेंट -23 या ऑल ऑफ देम। कुछ कंफ्यूज करने के लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब याद कीजिए कि ये वैल्यू माइनस में थी या प्लस में थी। क्वेश्चन 7 में पूछा जा रहा है बेटा, अगर आपको एक चीज का मास पता है और आप दूसरी चीज का मास मालूम कर रहे हो तो ऐसा रिलेशनशिप आपके पास क्या कहलाता है? आया ये मास मास रिलेशनशिप है, मास मोल रिलेशनशिप है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है या मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप है? फिर सवाल आता है, सर अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। if 2 moles of hydrogen are allowed to react with 2 moles of oxygen, यानी आपके पास H2 के कितने मोल्स आ गए हैं बेटा? सर H2 के हमारे पास 2 मोल्स आ गए हैं और ऑक्सीजन के भी कितने मोल्स आए हैं? ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स हैं। और क्या बन गया है? H2O। पूछा जा रहा है इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? मैं बताता चलूं अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब ये है वो जिसके खत्म हो जाने से आपका प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ता उसे हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो अब सर सोचना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा है जिनके खत्म हो जाने से प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ रहा। मैं थोड़ी देर बाद आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूं कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। How many significant figures are present in 1001? अब वो रूल सारे याद आएंगे हमें। जीरो in between non-zero are significant, all non-zero numbers are significant। अब जरा ये रूल्स हमारे जहन में घूम रहे होंगे। If two atoms of the same element have different atomic mass, then it can be concluded that they are isotope, they are isomer, they have same number of neutron, they have different number of electrons। so इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है? अगला सवाल है बेटा, if the reactant or product of a chemical reaction can absorb UV, visible or infrared radiation, then the rate of chemical reaction can be best measured by which of the following method? अगर कोई reactants या products
यूवी, विजिबल और आईआर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, तो इनमें से कौन सा मेथड उसकी रेट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? केमिकल मेथड, स्पेक्ट्रोमेट्री जिसमें वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफिकल मेथड या डिफरेंशियल मेथड? आप सब लोग बेटा आंसर्स नोट कर रहे हैं ना अपने पास? क्योंकि चैट पर मैं आंसर्स नहीं ले रहा आप लोगों से, तो मुझे ये अंदाजा हो जाए कि सुन रहे हैं ना बेटा आप सब लोग। मरियम ने भी मुझे कमेंट किया कि यस, वो लिख रही हैं अपने पास आंसर्स को। इसी तरह बाकी लोग भी कमेंट कर रहे हैं, जैसे निमरा, जवेरिया। मैं आप सबकी चैट देख रहा हूँ। वेरी गुड, दुआ, कशफ, साइफा, शाबाश शाबाश। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन एटम? एटम के बारे में क्या सच है? इट इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल, smallest particle of element which can undergo a chemical reaction. It cannot be subdivided into a smaller particle, या all of them? तो देखिएगा इसमें क्या सही जवाब हो सकता है। अगला आता है बेटा हमारे पास, which of following is true, sorry, which of hydrogen has two neutrons? Very good लाइबा। इनमें से किसके पास दो न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटियम में, ड्यूट्रियम में, ट्राइटियम में, या इनमें से किसी में भी नहीं? Isotopes are the atoms of same element with similar chemical properties but different atomic weight, atomic volume, atomic structure या atomic number. Question number 15 आता है, empirical formula and molecular formula of a compound are always same, are always different, may be same or may be different, same only for the inorganic compounds. अब गैसेस करने से बेहतर होगा कि छोड़ दीजिएगा, अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्यों ब्लैंक गैस मत लगाइएगा। अब जितने छोड़ेंगे वो भी मैं एंड में आपसे पूछूंगा। नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय। स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स का तो मतलब होगा जो स्टिचियोमेट्री को फॉलो करते हैं। स्टिचियोमेट्री को फॉलो करने का मतलब क्या होता है सर? स्टिचियोमेट्री को फॉलो करने का मतलब होता है कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, इक्वेशन बैलेंस है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। तो अब इनमें से कौन सा है जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक फॉर्म करता है? Which of the following statement is not true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? Monoisotopic element have only one isotope. Generally, elements with even atomic numbers have more isotope. Generally, elements with odd atomic numbers have more isotope. या all isotope of same element have same chemical properties. अब सोचिए इसका जवाब, फिर मैं करेक्ट आंसर बेटा बताता हूं। तीन ही रह गए अब हमारे। लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एनी रिएक्शन इज द वन। अभी लेक्चर में ही मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में आपको बताया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, तो जिन लोगों ने पिक कर लिया था उन्होंने इस वक्त सही जवाब दिया होगा। द आइसोमर्स मस्ट हैव सेम, ये लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। ये आइसोमर का इनमें से क्या सेम होना चाहिए? क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज? और आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? कार्बन, हीलियम, सोडियम या सैंड? तो 20 के 20 सवाल बेटा आप लोगों ने मार्क कर लिए हैं अब सबने। करेक्ट आंसर्स की तरफ चलें बेटा अब हम। चलें जी, पहला सवाल था, आंसर है एनाइन। तो अच्छा, ये मैंने एक पूरी बुक तैयार कर ली है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ऐसी हर सब्जेक्ट की तैयार हो चुकी है। ये देखें, जस्ट वो शेयरिंग आपको दिखा रहा हूं कि सब की सवाल जितने भी चैप्टर्स है ना, उनकी पूरी ये बुक रेडी है। तो ये मैं चाहूंगा कि मैं इसको प्रिंट करवा लूं, और प्रिंट करवा के फिर ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दूं ना, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो अभी तो ये फिजिक्स की भी रेडी कर ली है मैंने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारे सब्जेक्ट्स के अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब तैयार हो चुकी है। तो इतनी अगर अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे ना हर चैप्टर को, फिर उसके बाद एमसीक्यूज पढ़ेंगे, तो फिर वो आप लोगों को ये हार्ड कॉपी में प्रिंट करवा के मैं आप लोगों को बता दूंगा, या मैं आप लोगों को पीडीएफ में देना स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, जो भी उस वक्त फिजिबल होगा वो हम कर लेंगे बेटा। चलो जी, जवाबात पर आते हैं। तो पहला एनाइन है, ये वाला समझ में आ गया? इसमें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए बेटा आप लोगों को कि ये एनाइन क्यों है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और उसको हम एनोड कहते हैं, पॉजिटिव को। दूसरा बेटा, एएमयू इज द फुल फॉर्म एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट, और वही पूछा गया था ना हमसे कि एटॉमिक मास यूनिट का क्या हमारे पास आता है, तो हमने कहा सर एनाइन आता है। ठीक है,
AMU आता है। ये वाली बात क्लियर है? इसमें भी कोई और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? कमेंट में बेटा सब लोग एक्टिव रहिएगा। जूम क्लास रखी इसीलिए जा रही है हमारी कि हम इंटरैक्ट करेंगे। ओके, तीसरा सवाल था, डायमेंशन फॉर प्रेशर एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि सर यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन का ताल्लुक किसके साथ है? सर डायमेंशन का ताल्लुक यूनिट के साथ होता है। तो जिनके, ये बात अपने पास कॉपी में उर्दू में चाहे लिख लो कि जिनके यूनिट सेम है उनकी डायमेंशंस भी सेम है। जिनके यूनिट डिफरेंट होंगे उनकी डायमेंशन भी डिफरेंट होगी। ये वाली बात आ गई बेटा समझ में? ठीक है, अगला सवाल, ओनली एलिमेंट कंटेन ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? एलिमेंट में होता है कि एक ही तरह का एटम है, मतलब सोडियम का एलिमेंट है तो सारे सोडियम होंगे, क्लोरीन का एलिमेंट है तो सारे क्लोरीन होंगे। इस तरीके से इसको हम समझेंगे। फिर ये बात मैंने जब आपको पढ़ाई थी तो उस वक्त भी आपको एम्फसाइज किया था कि बेटा याद रखना कि हमारे पास जो कार्बन 12 है उसको इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक वेट मालूम करने के लिए। तो C12 इस सवाल का सही जवाब है। नंबर 6 का जवाब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 5 समझ में नहीं आया उंजिला? एटॉमिक मास की डेफिनेशन है कि हम कार्बन 12 को इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। 6 वाला मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि इससे आसान सवाल शायद कोई नहीं हो सकता, और अगर किसी ने ये गलत किया है ना तो खैर मैं कर तो कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि बताएंगे तो आप लोग नहीं कि किसने ये वाला गलत किया। नंबर 7, नंबर 7 क्वेश्चन क्या था? मेरे ख्याल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डिफरेंट है। हाँ, इफ यू नो मास ऑफ वन सब्सटेंस, इसका जवाब है मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, पहले क्वेश्चन डिफरेंट था तो मैंने डिफरेंट एक्सप्लेनेशन डाली हुई है इसकी, लेकिन ये आंसर हमारे पास है मास मास रिलेशनशिप। अगला सवाल है बेटा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये जरा समझिएगा, मैं सवाल पे लेके जाता हूं आपको। सवाल क्या था? चूंकि जरूर तो नहीं ये वाला है, कुछ भी आ सकता है। कहते हैं 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन, इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? जब 2 मोल्स हाइड्रोजन है तो उनको 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ही है। आते हैं सवाल पर। So 2 moles of hydrogen require 1 mole of oxygen. If we have 2 moles of hydrogen and 2 mole of oxygen, तो हाइड्रोजन सबसे पहले खत्म हो जाएगा। H2 तो खत्म हो जाएगा ना पहले, ऑक्सीजन तो बचा रहेगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको कहते हैं? जो सबसे पहले खत्म हो जाता है। बेटा 7 का आंसर दुआ है मास मास रिलेशनशिप। आप लोग मास मास मार्क करेंगे। नंबर 9, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे गए थे। 1001 में कितने हैं? तो क्या जवाब होगा? सर इसका आंसर 4 था, चूंकि हमारे पास क्वेश्चन रूल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं हम? जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अच्छा जी, अगला सवाल था सर वो आइसोटोप्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट। मैं दोबारा बेटा आपको दिखाता हूं। अगर तो पूछा गया था कि एटम का सेम एलिमेंट है मगर डिफरेंट मास नंबर है, तो बताइए क्या है? तो हमने कहा सर ये आपस में आइसोटोप्स होंगे। आइसोटोप्स की डेफिनेशन ही यही है, द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इशाल, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले सवाल में हमने कहा कि 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो बचता है आपके पास। जब ऑक्सीजन बचता है आपके पास और हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो हाइड्रोजन को हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम दिया। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने रखता हूं अभी, कि सर अगर कोई एलिमेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो मैंने हिंट दी थी, वेवलेंथ कहा था मैंने, तो शायद कुछ बच्चों ने इसको कैच करके स्पेक्ट्रोमेट्री इसका सही जवाब लगा दिया होगा। फिर आता है सर हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन दिखा देता हूं फिर ताकि रिकॉल रहे। कुछ बच्चों ने इसको जो ऊपर लिखा हुआ ना इनविजिबल, इसको उन्होंने पढ़ लिया था इनडिविजिबल। इनविजिबल का मतलब जो नजर नहीं आता। एटम के बारे में ये तो नहीं कहा था किसी ने। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स तो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। तो हम कहते हैं सर इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास एटम की ट्रू डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहे हैं बेटा यहां तक के सवाल आप सब लोगों को?
इस तरह से एमसीक्यूज डिस्कशन से सब कुछ रिकॉल भी हो रहा है और फायदा भी हो रहा होगा। 12 का आंसर बेटा हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फिर अगला है सर, पूछा गया था बेटा अनाबिया 7, आप पूछ रही तो बहुत आसान है ना, मास दिया होगा और मास मालूम करना होगा, तो ऐसे सवाल को बेटा हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। अब का आपको समझ में आया होगा। बाकी मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, जितने लोग इस वक्त क्लास में मौजूद हैं सब लोगों को समझ में आ रही है बेटा मेरी बात? सब लोग कमेंट करो, देखो सबको समझ में आना जरूरी है, किसी एक को भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को, तकरीबन सभी लोग, बल्कि मैं चैट एवरीबॉडी कर देता हूं ताकि बाकी लोग भी देख सके ना। चलें, चैट एवरीवन कर दिया हमने। अब हम आते हैं भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गेट 2 न्यूट्रॉन्स, इनमें से किसमें 2 न्यूट्रॉन है? सर प्रोटियम में एक भी नहीं होता, ड्यूट्रियम में 1 होता है, तो फिर ट्राइटियम में कितने होंगे? सर ट्राइटियम ही तो वो है जिसमें हमारे पास कितने होंगे? 2 होंगे, तो ट्राइटियम इसका सही जवाब हो गया। फिर बेटा नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन पे लाता हूं आप लोगों को। तो आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट, ये लाजिम है कि उनका क्या चीज सेम होना चाहिए? सर एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। क्योंकि आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है? सर आइसोटोप की डेफिनेशन में हमारे पास कि आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है। फिर अगला सवाल था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकते हैं या नहीं? तो जवाब था सर सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आप कहेंगे भाई इसकी मिसाल बताइए, तो मैं आपको कहता हूं कि सर अगर मेरे पास कंपाउंड है, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन अगर है H2O2, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो ये तो डिफरेंट हो जाएंगे हमारे पास। इसका मतलब ये है कि सर ये सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये वाली बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 पर लेकर जाता हूं बेटा मैं आप लोगों को। नॉन स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, अब आप लोग सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रहे हो, तो उसमें आपने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन हर चीज में डिफरेंट आती है, तो यहाँ पर भी इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट आती है। हम कहते हैं सर बाकी तमाम स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं और ये अकेला नॉन स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये वाली बात आ गई समझ में? नंबर 17, वेरी गुड मनाल। अच्छा, अब ये सवाल पूछ रहा है कि जी किसके पास, आपके पास आइसोटोप्स कितने होते हैं? तो ये क्वेश्चन की तरफ बेटा मैं दोबारा आपको लेकर चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू का मतलब है आपको गलत चीज इसमें से पिक करनी है। यहां लिखा हुआ है जनरली द एलिमेंट विद इवन नंबर हैव मोर आइसोटोप्स, जनरली द एलिमेंट विद ऑड नंबर हैव मोर आइसोटोप्स। तो सर ये जो बात यहां पर लिखी हुई है हमारे पास नंबर सी ऑप्शन पर, ऑड नंबर वालों के पास ज्यादा आइसोटोप है, ये बात गलत है। क्योंकि जो ऑड नंबर वाले होते हैं उनके आइसोटोप कम होते हैं और इवन नंबर वालों के आइसोटोप ज्यादा होते हैं। इस बात को भी नोट कर लें अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको हो सकता है इस तरह पूछ लिया जाए कि C3 है और C4 है, तो बताइए किसके आइसोटोप ज्यादा होंगे किसके कम होंगे, तो फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। ये वाला सवाल समझ में आया सबको? 30 तारीख के बाद से आप लोगों की क्लासेस बढ़ जाएंगी, यानी आप लोगों की बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं 30 के फौरन बाद। पूरा स्केड्यूल मैं आप लोगों को अगले हफ्ते तक भेज दूंगा। फुल फ्लैश तरीके से आप लोग तैयार है ना एमकैट ईकैट पढ़ने के लिए? वेरी गुड कश्यप, वेरी गुड। चले, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है? सर हमने कहा सर लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो अर्लियर कंज्यूम हो जाता है, यानी सबसे पहले खत्म हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, उसी को हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का। 16 वाला दोबारा बताना है बेटा। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं कश्यप, वो हमारे पास नॉन स्टीचियोमेट्रिक रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि उनका फिक्स नहीं होती ना वैलेंसी, उनकी वैलेंसी बार बार चेंज होती है। नंबर 19 पर हमारे पास आता है कि सर कुछ भी हो जाए उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए।
बेटा लाइवा इन्हीं ग्रुप्स में आप लोगों को बताया जाएगा और उसी में सारी डिटेल्स आपको शेयर की जाएंगी। मरियम आपने 17 रिपीट करने को कहा, 17 में गलत जुमला पकड़ना था, लिखा हुआ था कि ऑड नंबर से ज्यादा आइसोटोप बनते हैं, जो कि गलत जुमला था। और आखिरी है बेटा हमारे पास कि जो सैंड है ना, इस सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2। तो सैंड हमारे पास पूरा का पूरा एक कंपाउंड होता है, जबकि बाकी तमाम के तमाम हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हीलियम, सोडियम, ये सब एलिमेंट्स में शामिल होते हैं। अब मैं फिर चैट जो है वो होस्ट ओनली कर देता हूं, ताकि जो आप स्कोर लिखें वो स्कोर सबको ना पता लगे। और जो चाहता है कि मैं उसका स्कोर अनाउंस करूं, चूंकि हम इसे ऑन एयर भी करेंगे यूट्यूब पर, तो कोई अगर चाहता है कि उनका स्कोर अनाउंस किया जाए तो वो भी मैसेज पर लिख दे कि सर आप अनाउंस कर दें मेरे नाम के साथ कि मेरा कितना स्कोर है। जो मैं यहाँ देख रहा हूँ स्कोर में नाम लिए बगैर अगर बताऊं तो 15-16, 15-16। अब्दुल हादी ने जो है वो स्कोर लिया है 15, और हाईएस्ट स्कोर इस वक्त 18 मुझे नजर आ रहा है। 17 पर भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे लिख रहे हैं, 15, 10 और ज्यादा करने की जरूरत है, 14 भी बहुत कम स्कोर है, 17 तो 18 वाला अब तक मुझे हाईएस्ट नजर आया। 18 पे जो स्टूडेंट है अगर वो अलाउ करते हैं तो मैं अनाउंस कर देता हूँ कि किन का स्कोर आया है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 14 पर स्कोर है, मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 18 है। इसका मतलब ये कि और प्रैक्टिस की जरूरत है हमें, हम और एमसीक्यू सॉल्व करें। अच्छा, मैं आप लोगों को हर बार की तरह आज भी होमवर्क दूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे तैयार हैं होमवर्क के लिए। कुछ चीजें पढ़ने को मैं आज आप लोगों को दूंगा रीड करने के लिए। कल फिजिक्स हम करेंगे ना, तो उसकी कुछ चीजें आज ही मैं आप लोगों को पहले से रीड करने को दे दूंगा। तो कल की क्लास हमारी इंशाल्लाह फिजिक्स पर है बेटा। और फिजिक्स में जो चीजें हमें पढ़नी है, कल हम न्यूटन लॉ से आगे बढ़ते हुए इंक्लाइन प्लेन और टेंशन इन स्ट्रिंग की तरफ जाएंगे। तो एक मर्तबा चैप्टर नंबर 4 से आपको टेंशन इन स्ट्रिंग, इंक्लाइन प्लेन, इन टॉपिक्स को पढ़कर रखना होगा। तो ये आज की तमाम बातें आप लोगों को क्लियर हैं? तो ठीक है बेटा, हम अपनी क्लास आज की ऑफ करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों को अब ये पूरी बात समझ में आ चुकी है, और इस तरह से चैप्टर के अगर एमसीक्यूज हमें मिलते जाएं तो और ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी तैयारी हो सकती है। तो हर चैप्टर के साथ हम ये करेंगे, कल फिजिक्स के साथ भी हम ये करेंगे इंशाल्लाह। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।